आइए बच्चों, अब देखते हैं हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 5.7 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप जानते हो कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कंजर्वेशन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ यानी कि वो हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह पे फॉलो होता है, हमेशा ओबे होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। देखिए, सारे लॉ यूनिवर्सल नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम लॉज है जो कि यूनिवर्सल हैं, जिसमें से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लॉ है। यहां तक कि कई सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होता है। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए दरअसल न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन देखेंगे हम फ्यूचर में आएगा कि जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ओबे हो रहा है, लेकिन न्यूटन्स लॉ में से कोई लॉ ओबे नहीं भी हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूटन्स लॉ भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, फिर भी यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये यूनिवर्सल लॉ है, इसीलिए ये लॉ अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस लॉ को समझने के लिए हम यहां पे एक पिस्टल और एक बुलेट का एग्जांपल लेंगे। देखिए, ये जो आपके सामने ये ग्लॉक पिस्टल है, ये ऑस्ट्रियन मिलिट्री ने पहली बार बनाई थी और बड़ी ही फेमस है। एनीवेज, तो ये ग्लॉक पिस्टल है और ये यहाँ पे बुलेट दिखाई हुई है। अब आप जानते हो कि जब इसमें से बुलेट फायर होती है तो बुलेट को आगे की ओर फोर्स लगता है और उसी वक्त ये गन को पीछे की ओर फोर्स लगता है, राइट। ये पूरी मोशन इस तरह से होती है, ऐसे। बुलेट ज्यादा आगे जाती है, ऑब्वियसली बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गन को भी पीछे की ओर थोड़ा सा जर्क लगता ही है। ये बात अलग है कि हम हाथ से पकड़ कर रखते हैं तो गन इतना पीछे नहीं जाती जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर ये फ्री रखा जाए, मीन्स के ये पिस्टल और ये बुलेट दोनों को फ्री रखा जाए, किसी तरह से स्पेस में इसे अरेंज किया जाए, तो होगा ये कि ये बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी। हाँ, बुलेट ज्यादा स्पीड से, ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगी, लेकिन गन भी पीछे तो जाएगी। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे इस पिस्टल के अंदर जब बुलेट होती है और पिस्टल के अंदर जब इसका गन पाउडर एक्सप्लोड होता है तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, राइट। अब इससे इस बुलेट को आगे की ओर फोर्स लगता है और ऑब्वियसली इस पिस्टल को पीछे की ओर फोर्स लगता है। मैं यहां पे दिखा देता हूं। देखिए, अगर बुलेट को आगे की ओर फोर्स लग रहा है F, तो इस गन को पीछे की ओर फोर्स लगेगा -F, क्योंकि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड, राइट। इसलिए जितना फोर्स बुलेट को आगे लगेगा उतना ही फोर्स गन को पीछे लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये फोर्स सेम टाइम इंटरवल के लिए लगता है। जैसे कि अगर यहां पे बुलेट को डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लगाए तो गन को भी डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि जब एक्सप्लोजन होता है तो दोनों को एक ही साथ फोर्स लगता है और दोनों को सेम टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगता है। इज दैट क्लियर? और देखिए, दोनों का मोमेंटम इनिशियली तो जीरो था, दोनों पहले स्टेडी स्टेट में थे, तो दोनों का मोमेंटम इनिशियली जीरो था, राइट। अब दोनों के पास मोमेंटम है, तो ऐसे में अगर मैं बुलेट का चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी बी, बुलेट के लिए डेल्टा पी बी, तो ये हो जाएगा पी बी -0। समझिए, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था और फाइनल इसका पी बी है, तो ये हो गया पी बी -0, यानी कि इसको हम पी बी लिख सकते हैं, राइट। और इसी तरह से इस पिस्टल का यानी कि ग्लॉक का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसको हम जैसे कि डेल्टा पी जी नाम दे देते हैं, हम ग्लॉक पे से जी लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा पी जी -0। यहां भी इनिशियल जीरो था मोमेंटम और फाइनली पी जी है, तो ये कितना हो जाएगा, पी जी हो जाएगा, राइट। तो बुलेट का चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है पी बी और इस ग्लॉक का आ रहा है पी जी। अब हम लगाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ इस बुलेट पे लगने वाला फोर्स और इस गन पे लगने वाला फोर्स
सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे जो F लिखा है ना बुलेट के लिए, उसको मैं FB कह देता हूँ, और यहाँ पे जो F लिखा है, -F लिखा है गन के लिए, उसको मैं -FG कह देता हूँ और वेक्टर फॉर्म दे देता हूँ। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि भाई FB वेक्टर इज इक्वल टू -FG वेक्टर। कोई डाउट इसमें? न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया। अब दोनों साइड हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है FB डेल्टा टी इज इक्वल टू -FG डेल्टा टी। आई होप कि आप समझ गए कि ये मैंने इंपल्स लिया है ना, ये इंपल्स का इक्वेशन है। F डेल्टा टी क्या होता है? इंपल्स। अब इंपल्स कितना होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम जितना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि भाई ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा PB वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा PG, ये भी वेक्टर फॉर्म में। अब क्योंकि डेल्टा PB यानी कि सिर्फ PB है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर PB इज इक्वल टू ये सिर्फ PG, वेक्टर PG। तो PB इज इक्वल टू, इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि भाई PB वेक्टर प्लस PG वेक्टर इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? अब इस इक्वेशन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट छुपा हुआ है, जरा इसको समझते हैं। देखिए पहले दोनों का जो मोमेंटम था वो 0 था, याद है? दोनों का मोमेंटम यानी कि गन का और बुलेट का दोनों का मोमेंटम पहले 0 था, यानी कि पूरी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था। याद रखना, पूरी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इनिशियल मोमेंटम PI ऑफ द सिस्टम इज 0। याद रहे कि ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम में ये गन और बुलेट दोनों आ जाते हैं, गन और बुलेट दोनों को मिला के सिस्टम बोला जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, राइट? अब फाइनली देखिए ये क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है, बुलेट का फाइनल मोमेंटम और ये गन का फाइनल मोमेंटम, और इन दोनों का एडिशन भी 0 हो रहा है। इसका मतलब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, PF वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये बात यहां पे मैं लिख लेता हूं कि हमें मिल रहा है कि भाई सिस्टम का फाइनल मोमेंटम PF भी 0। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम रिमेन्स सेम, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंडीशन 2 कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे ऐड कर देता हूं कि F एक्सटर्नल इज 0। देखिए यहां पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ये बात पहले आप समझ लीजिए। किसी ने यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, जो भी मोशन हुई है वो इंटरनल एक्सप्लोजन की वजह से हुई है। ठीक है, आप शायद ये डाउट कर रहे हो कि भाई बुलेट को फायर करने के लिए ट्रिगर तो दबाया ना, तो वो तो एक्सटर्नल था ना। हाँ वो एक्सटर्नल था, लेकिन वो एक प्रोसेस चालू करने के लिए था। ट्रिगर दबाया, उससे एक्सप्लोजन शुरू हुआ। अब वहां से सोचिए, आप जहां पे एक्सप्लोजन शुरू हो गया वहां से आप सोचिए, उस मोमेंट के बारे में सोचिए। अब एक्सप्लोजन हो गया तो उसमें किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, इसको ट्रिगर को तो आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते थे, है कि नहीं? तो वो दरअसल जो ट्रिगर को दबाने में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहां पे कैलकुलेट नहीं होगा। गन में एक्सप्लोजन होने के बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है और इसीलिए इसका मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम आ रहे हैं। यहां पे तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों ही 0 थे, राइट? इसलिए आपको इनिशियल भी 0 मिला और फाइनल भी 0 मिला। अगर माना कि ये पूरी सिस्टम किसी जीप में जा रही होती, यानी कि ये बुलेट और गन दोनों जीप में जा रहे हैं और ये जो बुलेट फायर की है वो जीप की डायरेक्शन में ही फायर की है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता सोचे, ऐसे में PI यानी कि पूरी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं होता, क्योंकि फायर होने से पहले जीप
बुलेट, गन सब कुछ मोशन में है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सिस्टम की, यानी कि हमारी जो सिस्टम है गन और बुलेट की, ये दोनों पहले से ही मोशन में है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं होता। मान लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम पी जो है वो एक्स जितना होता है, ठीक है। सपोज कि इसको एक्स कैरेट आई कह देते हैं, पी आई वैक्टर इजकल टू एक्स कैरेट आई, ठीक है। अब इस हालत में अगर आप बुलेट फायर करते हैं तो क्या होगा? ऐसे में इस पूरी सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है ना वेक्टर पी एफ, वो भी एक्स कैरेट आई ही आता। बेशक इसमें बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी आगे की ओर, और जो गन है इसकी वेलोसिटी पीछे की ओर कम हो जाएगी, क्योंकि जो जीप है वो फायरिंग की डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस सभी कंडीशन में भी पी एफ इजकल टू वैक्टर पी एफ इजकल टू एक्स कैरेट आई हो जाता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम एक्स और फाइनल भी एक्स ही होता। तो आप वापिस पी आई वैक्टर इजकल टू पी एफ वैक्टर लिख पाते हैं। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। देखिए यहां पे ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझिए आप, ऐसे सिस्टम कि जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स न लग रहा हो और ये सिस्टम खुद बाहर भी कोई फोर्स ना लगा रही है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इन शॉर्ट हमने जो आगे कहा वही कि भाई F इजकल टू जीरो, F एक्सटर्नल इजकल टू जीरो, तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये बहुत ही बड़ी बात है। अभी तो एक सिंपल सा इक्वेशन आपको मिला है, इस इक्वेशन को भी मैं ब्रैकेट कर देता हूं। ये ही दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है कि वेक्टर पी आई इजकल टू वेक्टर पी एफ। याद रहे कि ये पी आई किसी एक चीज का मोमेंटम नहीं है, ये पूरी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, यानी कि गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है, और पी एफ भी गन और बुलेट का फाइनल मोमेंटम है। ये इक्वेशन आप किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक बहुत ही अच्छा यूज कॉलिजन में होता है। जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो कॉलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम वो फाइंड कर सकते हैं, मीन्स कि किसी की भी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब ये दोनों सपोज के मोशन में है, ये ए इस तरफ मोशन में है राइट साइड में और बी इस तरफ लेफ्ट साइड में आ रहा है। मैं इसमें वेक्टर दिखा देता हूं। ए जो है वो ऐसे जा रहा है और बी ऐसे आ रहा है। इन वेक्टर्स को हम वेलोसिटी वेक्टर भी कह सकते हैं और मोमेंटम का वेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसको मैं कह देता हूं मोमेंटम पी ए और यहां पे मैं कह देता हूं मोमेंटम पी बी, राइट। जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। तो अभी ये जो ए बॉल है, ए ऑब्जेक्ट, वो इस तरफ मोशन में है और बी जो है इस तरफ मोशन में, यानी कि दोनों आमने सामने आ रहे। अब कॉलिजन के बाद इन दोनों का मोमेंटम अलग होगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि ए ऑब्जेक्ट कॉलिजन के बाद ऐसे पीछे की ओर जा रहा हो और बी ऑब्जेक्ट भी ऐसे पीछे की ओर जा रहा हो। तो ऐसे में दोनों का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा और उसे हम पी ए डैश और पी बी डैश ऐसा नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इस तरफ और इसे हम नाम दे देंगे पी ए डैश, और बी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो इस तरफ होगा और उसे हम नाम दे देंगे पी बी डैश, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये ए के लिए इनिशियल मोमेंटम है और ये ए के लिए फाइनल मोमेंटम है, ये बी के लिए इनिशियल मोमेंटम है और ये बी के लिए फाइनल मोमेंटम है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या लिख सकते हैं? कॉलिजन के वक्त एफ ए बी वेक्टर इजकल टू माइनस एफ बी ए वेक्टर। समझिए, जब दोनों का कॉलिजन होगा तब दोनों को फोर्स लगेंगे। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेंगे, यानी कि
एक फोर्स आप ये ले लीजिए, ये क्या है, इट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एक फोर्स ये ले लीजिए, ये क्या है, इट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यानी कि ए के ऊपर बी से लगने वाला फोर्स और बी के ऊपर ए से लगने वाला फोर्स, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होंगे। तो ये इक्वेशन हमने जो लिखा है ये सही है ना, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम इंटरवल, ये जो फोर्स लग रहा होगा उसका कुछ एक टाइम इंटरवल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि भाई एफ ए बी वैक्टर इंटू डेल्टा टी इजकल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर इंटू डेल्टा टी। माने कि दोनों ही कितने टाइम तक कोलाइड हुए, डेल्टा टी टाइम तक। अब ये जो एफ डेल्टा टी है ये आपको पता है कि क्या है, ये है डेल्टा पी, चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। बट ये किसका है, ये है ए का, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए इजकल टू माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा पी ऑफ बी, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पे चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हम लिख सकते हैं कि पी ए डैश माइनस पी ए इन वेक्टर फॉर्म इजकल टू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी, अगेन इन वेक्टर फॉर्म। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले हम, तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा। देखिए लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी इजकल टू, राइट साइड में डैश वाली दोनों टर्म्स ले लेता हूं, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, राइट। अब समझिए ये जो पी ए और पी बी का एडिशन है वो क्या है, ये है इनिशियल मोमेंटम पी आई, और ये पी ए डैश और पी बी डैश का जो एडिशन है वो क्या है, ये है फाइनल मोमेंटम पी एफ, है कि नहीं। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के इनिशियल मोमेंटम है और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के फाइनल मोमेंटम है। तो ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम। तो आ गया हमारा इक्वेशन वापस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये बता रहा है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है। मैंने आपको कहा था आगे भी कि यही दरअसल इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि भाई कॉलिजन में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ओबे होता ही है। तो दरअसल इसका यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉलिजन के, जिसमें हम इस इक्वेशन को लगा के दरअसल इस तरफ आगे जाएंगे, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं। इस बात को जान के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल या फाइनल मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम उसकी इनिशियल या फिर फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कॉलिजन नाम के टॉपिक में देखेंगे, जो कि दरअसल चैप्टर 6 में आएगा। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 5.8, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। देखिए पार्टिकल का इक्विलिब्रियम ऐसा हम कब कह सकते हैं, जब पार्टिकल पे लगने वाला टोटल नेट फोर्स 0 हो। देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज 0, देन इट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। अब अगर पार्टिकल के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल या तो रेस्ट पे होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तभी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो या तो वो रेस्ट पे है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में, ऐसा आप सीधा कह सकते हो। या वाइस वर्सा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप कह सकते हो कि उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होगा ही। अब अगर किसी एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर ये इस तरफ F1 और इस तरफ F2 फोर्स लग रहा है और इसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है, तो ऐसे में ये जो पार्टिकल है P ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट फोर्स F इजकल टू 0 हो रहा है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये दो फोर्स ही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। और इसी से हम एक और चीज कह सकते हैं कि भाई F1 वेक्टर
प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये दो ही फोर्स है तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं, और यही रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F है। ठीक है, अब अगर तीन फोर्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, एक फोर्स यहां पे इस तरह से लग रहा है, और एक ये तीसरा फोर्स यहां पे इस तरह से लग रहा है। ये तीनों ही फोर्स इस पार्टिकल P पे लग रहे हैं। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट 0 हो रहा है, यानी कि यहां पे इक्विलिब्रियम है। मैं इन फोर्सेस को कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि इसको हम कह देते हैं फोर्स F1, यहां पे फोर्स F2, और इसको कह देते हैं फोर्स F3। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम we can write that vector F1 plus vector F2 plus vector F3 all equals to 0। और इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर F1 is equal to माइनस ऑफ वेक्टर F2 प्लस F3। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, समझिए। ये जो F1 वेक्टर है वो इन दोनों F2 और F3 के रिजल्टेंट वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में है। अगर आप इस F2 और F3 का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूं। देखिए ये मैं इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं। अब इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। वो इस तरह से आएगा, ये बन गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट वेक्टर? F2 और F3 का। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है F2 प्लस F3। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें ये समझा रहा है कि दरअसल F1 जो है वो F2 प्लस F3 के अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा है। तो इस तरह से अगर तीन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है तो आपको भले ही फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में दिए हो, लेकिन फिर भी दो वेक्टर के एडिशन से मिलने वाला वेक्टर वो तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां पे अगर ये इक्वेशन प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन 0 हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे अगर आप ट्राइंगल बनाओ तो वो ट्राइंगल इस तरह से बनेगा। देखिए ये मैंने सेम वेक्टर लिए है, ये F2 है, फिर मैंने लिया है F3 और ये हो गया F1। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये है दरअसल F2, ये है F3 और ये है F1। आप देखिए मैंने सेम वेक्टर्स ही लिए, जो यहां पे लिए हैं वही वेक्टर मैंने यहां पे लिए, ये F2, ये F3 और ये F1। तो आप देख पा रहे हो कि इन तीनों से मिलके एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब तीन वेक्टर्स का एडिशन 0 होता है तो तीनों वेक्टर से ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट होता है। ये ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ये F2 प्लस F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इसी तरह से आप चाहो तो n फोर्सेस का वेक्टर एडिशन 0 है, ऐसा आप बता सकते हो। यानी कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर n जितने फोर्सेस लग रहे हैं और फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं कि भाई F1 प्लस F2 प्लस अप टू प्लस Fn विल बी इक्वल टू 0। एक बात ये। दूसरी बात कि ये जो तीन वेक्टर के एडिशन से आपको 0 मिल रहा है, यानी कि तीन वेक्टर से इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वहां पे ये वेक्टर फॉर्म लिखा है ना अभी मैंने, इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो कि इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 is equal to 0, then in that case you can also write that F1x plus F2x plus F3x will also be 0। यानी कि इन तीनों वेक्टर के x कंपोनेंट का एडिशन भी 0 होगा। और इतना ही नहीं, F1y
प्लस F2y प्लस F3y का एडिशन भी 0 होगा और F1z प्लस F2z प्लस F3z इन तीनों का एडिशन भी हमेशा 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में इक्विलिब्रियम है तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा ही। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा रखता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और साथ ही बता दूं इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें से लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ।